हाल ही में कुछ ऐसी खबरें और उन खबरों के ऊपर हमने कुछ ऐसे तज्जिए ज़रूर किए जो कि मेरे ख्याल है सुनने वालों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए। कुछ लोग जो शायद उस माइंडसेट के साथ नहीं रिलेट करना चाहते, उनका इख्तलाफ भी होगा और होना भी चाहिए, कोई इसमें दुराई की बात नहीं है। आज की एक तरतीब जो है वो आपके सामने रख देता हूँ कि आज के प्रोग्राम में हम सबसे पहले तो यही बात करना चाहते हैं, थोड़ा सा फॉलो अप लेंगे कल के प्रोग्राम से, जहाँ पे हमने बात की कि ईशान मसूद को जिस तरह से कंसल्टेंसी सौंपी गई है, क्या उसके ऊपर बात तो हमने बड़ी तफसीली की थी, लेकिन ये जो तजर्बे चल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, ये बड़ी ही कोई अनप्रेसिडेंटेड सी चीज़ें हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि शायद इन तजर्बों में पाकिस्तान का नंबर जो है वो नंबर 1 है। क्या बात है वो मैं प्रिसाइजली ज़रूर आपको बताऊंगा जब हम तफसील में गुफ्तगू करेंगे। दूसरी जानिब हम एक मवाजना करेंगे कि जो पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल अब होने जा रहे हैं साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, रावलपिंडी में एक और फिर लाहौर में 2, उसके लिए जो हमने स्क्वाड की अनाउंसमेंट किया है, जो खिलाड़ी इन हुए हैं, जो खिलाड़ी आउट हुए, उनकी क्या बेसिस है, जो हमारे इश्यूज रहे एशिया कप के अंदर T20 के जो हमने ऑब्जर्व भी किए, वो चाहे टॉप ऑर्डर हो या अगर हम तीसरे चौथे नंबर की बात करते हैं, उसके बाद हमारा लोअर मिडल ऑर्डर हो या फिर हमारे पेसर्स हों, उसके ऊपर भी हम जरूर बात करना चाहते हैं। और फिर टुवर्ड्स द एंड एक आखिरी जो मैं जरूर बात करना चाहूँगा वनडे इंटरनेशनल के हवाले से करना चाहूँगा। सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, मेरी बड़ी खुशनसीबी की बात है कि आज हमारे पाक सरजमीन के झंडे के रंग में जो है हमारे साथ पाकिस्तान टेलीविजन स्पोर्ट्स के स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद है मोस्ट सीन वॉइस, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हिमसेल्फ, द मोस्ट हैंडसम गाय ऑन द पिच, ही इज मिस्टर बाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वंडरफुल टू हैव यू सर। थैंक यू आपका। मेरे पास कपड़े खत्म हो गए थे ना, उनका यार ये अब ये वाला रंग बेहतर, जितने कुर्ते मेरे और आपके पास है ना वो नहीं खत्म हो सकते। बट लेट्स गेट स्टार्टेड। जो आज मैं बाज़ बात शुरू करना चाहता हूँ वो ये कि कल हमने ज़रूर शान मसूद के हवाले से बात की और आपने कहा कि टेस्ट एक पिनेकल है और मतलब कि आप उसको इतना अंडरमाइन कर रहे हैं उस फॉर्मेट को कि आप उसके ही कप्तान को एक ऐसी जॉब भी दे देते हैं कि आप आए जी आप कंसल्टेंसी करें, जिसका एक लंबा तवील हम जिक्र कर चुके हैं। जो मैं एक और बात करना चाहता हूँ, जहाँ मैंने कल इख्तिताम किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी नहीं नजर आती, उसकी 2 और मिसालें भी मैं पास्ट में से पेश करना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले मैंने नहीं देखा कहीं दुनिया में ऐसा होता हो कि जी आप अंपायर को उठा के सिलेक्टर बना दें, जिसमें मैं अलीम साहब की बात कर रहा हूँ कि उनको जो है वो इंक्लूड कर लिया गया था सिलेक्टर्स पैनल में। फिर उसके बाद आप कोई चीफ सिलेक्टर रखते ही नहीं है, ये भी पहली दफा हुआ कि जी कोई चीफ सिलेक्टर नहीं है, आखिरकार जिम्मेदारी होगी तो किसकी जिम्मेदारी होगी। फिर उसके बाद ईशान मसूद वाला फैसला आता है, तो ऐसा नहीं है कि टीम रैंकिंग में कहीं नंबर 1 है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो फैसले हैं वो वन ऑफ इट्स काइंड जरूर हैं और अनप्रेसिडेंटेड है। सो यहाँ से शुरू करते हैं प्लीज। नहीं, ट्रेल ब्लेजर तो हैं, आप कहते हैं इनोवेट नहीं करते, इनोवेट इधर तो कर रहे हैं इनोवेट। ये भी आप एक वो भी भूल गए, जो मेंटोर्स लगाए थे वो भी दुनिया में पहले कभी ऐसे नहीं हुआ कि आप फर्स्ट क्लास टीम्स में मेंटोर्स लगा दें। तो एक्सपेरिमेंट तो हो रही है। मसला ये है कि मैंने कल के प्रोग्राम में भी इस बात पे टच किया था कि जो चेयरमैन आता है, जो भी नया चेयरमैन आता है, उसको क्रिकेट का ज़्यादा मतलब उसका बैकग्राउंड क्रिकेट का नहीं होता, तो उसको ऑन द जॉब लोग चाहिए होते हैं जिनसे वो मशवरे ले, जो एडवाइस करें। अब इस वक्त जो है इनके एडवाइज़र, मतलब ऐसा लगता है कि एडवाइज़र मशवरा देते हैं और फिर 2-3 महीने बाद उनको ये समझ आता है कि यार ये नहीं, ये सही नहीं है। वो मैनेजमेंट को भी तब ही समझ आ रहा है। तो इसी तरह ये ऑलमोस्ट हर 2-3 महीने बाद कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है। कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई फॉर्मूला ऐसा मतलब मिल जाए जिससे चीज़ें ठीक हो जाएं। वो अभी तक फार्मूला मिल नहीं रहा। एक्सपेरिमेंट तो हो रही है ज़रूर, लेकिन इसमें अगेन बात वहीं पे है, ये पहले भी कर चुके हैं, हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो क्रिकेटर साथ या जो जिन लोगों को साथ लगाते हैं, जो मशवरे देते हैं, जो एडवाइस करते हैं, जिनकी बात सुनी जाती है, वो जब चलो एक चीज़ उन्होंने की, गलत हो गया, सारा हो गया, लेकिन जब गलत हो जाता है या एक उनका मतलब जो भी प्लान था वो गलत तरफ चला गया या गलत हो गया, तो उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। मतलब वो जिस बंदे ने प्लान, मतलब जिसने एडवाइस दिया, एडवाइजरी जो रोल है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त रोल है, क्योंकि आप एडवाइस ही कर सकते हैं, एंड में आप हाथ खड़े कर दे कि नहीं जी हम तो एडवाइज़र थे, हमने तो हमने इम्प्लीमेंट तो नहीं करना था, वो तो उन्होंने इम्प्लीमेंट करना था। तो वहाँ पे ये जो रोल है ना, ये मतलब इसमें चस्का बड़ा है। अगर एडवाइज़र आप लग जाए ना,
या कंसल्टेंट लग जाएं, इससे बेहतर जॉब कोई नहीं है, क्योंकि आप पे कोई प्रेशर नहीं है, आप कंसल्टेंट है, सिर्फ आपने आपने मशवरा दे दिया, अब आगे वो चले ना चले अगर जान की मान पाऊं तो बीच में ऐड भी कर देता हूँ कि वैसे अगर आप चेयरमैन भी लग जाए तो लगता नहीं कि अकाउंटेबिलिटी है कोई। नहीं, वो तो आप पे आता ही है, मतलब एंड में आप पे आता ही है कि यार इसके दौर पे ऐसे 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 हुआ, वो तो आता ही है। बट आपके साथ जो लोग होते हैं, स्पेशली इस दौर में जो आपने साथ लोग रखे हुए हैं, उन पे इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं कि यार ये सब कुछ ठीक कर जाता है, लेकिन फिर 3 महीने बाद आपको पता लगता है नहीं यार गलती हो गई, या ये गलत, इसका जो मैं एवेल्यूएट कर रहा था कि ये इतना काबिल है, ये है नहीं, उस प्रॉब्लम से अभी तक निकला नहीं जा रहा। ये एक तवील लिस्ट सी आपके सामने है, मतलब आपने वहाब से शुरू किया, आप फिर आकिब पे आए, फिर ये मतलब ये लिस्ट चलती जा रही है ना, ऐसे तो नहीं है। वकार यूनुस को आपने अपना एडवाइज़र रखा, थोड़ी देर के लिए उनको भी रखा, तो वो एडवाइजरी जो रोल है वो एक बड़ा मसला बन चुका है, क्योंकि आप हर 2-3 महीने बाद वो एडवाइजरी रोल चेंज कर रहे हैं। उसके बाद आप डोमेस्टिक क्रिकेट को अगर आप देख लें, आपने वहाँ पे डायरेक्टर रखा हुआ है जिसने एक पूरा सीज़न फेल हो गया, जो भी आपने जिसने भी लगाया था, वो चैम्पियंस कप था, उसमें मेंटोर्स थे, सारा कुछ था। जब आपने पहला प्लान दिया उसमें आपने ऑलमोस्ट 12 में से आपने 11 महीने या 10 महीने क्रिकेट रख दी थी, और फिर आपको एंड में एक जो प्रीमियर आपका फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट जो जून से शुरू होना था वो आपको ड्रॉप करना पड़ा। तो वो अगर वो फेलियर नहीं है तो फिर क्या है। उसमें एक ऐसे भी हुआ था कि एक अंडर 19 का टूर्नामेंट हुआ, और एक दिन अंडर 19 का टूर्नामेंट सब टीमें चली गई, एक दिन मैच हो गया, टूर्नामेंट शुरू हो गया, और फिर उनसे कहा गया कि नहीं यार ये गलती होगी, आप सारे सामान बांधो और वापस आ जाओ। तो इससे बड़ा मतलब डोमेस्टिक क्रिकेट में जो भी करते धरते हैं, जो भी कर रहे हैं, जो भी आपने प्लान बनाए, इससे बड़े फेलियर क्या है। अगर वो फेलियर आप एंडोर्स कर रहे हैं कि नहीं यार चलो गलती होगी अगले साल देखेंगे, तो ये तो गलत है, ये तो आप ज्यादती कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की एक ही स्पोर्ट है और इसके साथ आप ऐसे मतलब खेलेंगे तो फिर ज्यादती है, क्योंकि आपने पूरा एक सीज़न ऐसे कर दिया, एक्सपेरिमेंटल सीज़न किया, और उसको आपने एक्सपेरिमेंट ये भी नहीं कि चलो यार इसको 2-3 साल शायद ये बेहतरी है, आपने उसको एकदम किया और एकदम ख़त्म कर दिया। और जो वो मतलब ये जो मैं आपको मिसालें दे रहा हूँ, ये अनप्रेसिडेंटेड मिसालें हैं कि आप टूर्नामेंट शुरू करते हो और उसके बाद एक दिन के बाद कहते हो कि यार ये टूर्नामेंट ठीक नहीं। आप शेड्यूलिंग करते हो कि हमारा जो प्रीमियर फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट है वो जून से अगस्त तक होगा, ये सबसे बड़ी हमारी टीमें होंगी, जो हमने 5 या 6 टीमें जो भी बनाई हैं, ये सबसे अच्छा टूर्नामेंट होगा, और उसको आप स्क्रैप कर देते हो। तो अगर ये फेलियर नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि क्या फेलियर। तो अगर वो फेलियर है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी कहाँ है, उसके जो आपने जो भी अपने रखे हुए हैं डोमेस्टिक क्रिकेट में रखे हुए हैं, जो भी आपने जिन्होंने भी ये प्लान बनाया था, अगर वो मतलब एग्जीक्यूट करना अलग बात है, लेकिन अगर आप एक पूरा टूर्नामेंट आप उसको स्क्रैप ही कर दिया है, मतलब वो हुआ एक बॉल भी नहीं हुआ, तो वो शेड्यूलिंग सारा प्लानिंग वो बहुत बड़ा फेलियर है। अगर उसमें अगर आप नहीं अकाउंटेबिलिटी ले रहे तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि फिर फेलियर है क्या। एग्जैक्टली आपने बड़ी खूबसूरती से इस बात को अपने अल्फाजों में समाने की कोशिश की है, और मेरा ख्याल है यहीं से हमने बात का आगाज भी किया कि क्लैरिटी नहीं नजर आती फैसलों में, तो ताकि जितने भी सुनने वाले उनको भी इस बात का इल्म हो। अब जहाँ पे आपने एडवाइजरी रोल की बात की, आकिब जावेद साहब का आपने नाम लिया, वहाब रियाज का लिया, मोहम्मद हफीज हमें छोटे से स्टेंट के लिए नजर है, असद शफीक, अलीम डार, अजहर अली, पता नहीं कितने 27 से ज्यादा लोग, मेरा ख्याल अब तो गालबन 30 से भी ज्यादा हो चुके आए और गए। जो एक और चीज मैंने ऑब्जर्व की है जिसमें आप अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं कि अगर अकाउंटेबिलिटी होती तो वही लोग जो एडवाइजरी रोल में आए थे उन्हीं की सीटें ना चेंज हो रही होती। वहाब रियाज अभी भी वहीं पे हैं प्रीटी मच, अभी आकिब भाई भी वहीं पे हैं प्रीटी मच, ये सब लोग वहीं पे आसपास हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा कि वो इसको एज फेलियर ले भी रहे हैं। हम तो सोच रहे हैं यहाँ बैठ के कि यार आपने पूरा टूर्नामेंट स्क्रैप कर दिया, फिर जिस तरह से अभी आपने मेंटोर्स की बात की उस पर और भी बहुत सारी चीजें थी, तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये इसको फेलियर ले रहे हैं। मुझे लगता है ये इसको एक्सपेरिमेंट ही ले रहे हैं। क्या यार हमने ट्राई करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, ठीक है, माइंडसेट ये चल रहा है। ठीक है, माइंडसेट आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे आप लोग ही समझाते हैं, बहुत सारे लोग समझाते हैं जी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऐसे होता है वैसे होता है, मतलब इतनी बड़ी अगर कंपनी है तो ऐसे होता है। तो इतनी बड़ी अगर कंपनी में आप जॉब अप्लाई करते हैं तो आप उनको ये बताते हैं कि मैं ये करूँगा, ये मेरा प्लान है, ये ऐसे मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा।
अगर आपने वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं करते या आप वो जो भी आपको टास्क दिया जाता है वो आप कंप्लीट नहीं करते, तो फिर उसका इसकी रेप्रिकॉशंस होती हैं। तो कहते हैं कि अच्छा यार तुम यहाँ से उठो, तुम यहाँ बैठ जाओ, तुम यहाँ बैठ ये रेप्रिकॉशन नहीं होती। अगर आपने एक जॉब के लिए अप्लाई किया है, उसमें अगर आपने डिलीवर नहीं किया, तो फिर आप बेसिकली आप प्रोफेशनल उस जॉब के लिए आए हो ना, आपने कट फॉर ऑल उस जॉब के लिए आए हो। अगर आप वो उसका आपसे वो जॉब नहीं हो रहा, तो देन आप मतलब यू हैव टू मूव ऑन। मतलब आप फिर उस कट फॉर ऑल उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल बंदा चाहिए। अब ये तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो मैं बार बार कह चुका हूँ कि एक ही बंदा सारा कुछ कर ले। एक अगर सेलेक्टर आता है, उसको वो सिलेक्शन में अच्छा करता है, उसके बाद वो कोच बन जाता है, उसके बाद वो हेड कोच बन जाता है, उसके बाद हाई परफॉर्मेंस कोच। मतलब हर चीज़ देनी ज़रूरी नहीं है। मतलब ठीक है, अगर वो है काबिल, तो एक चीज़ जिसमें उसकी वो बहुत अच्छा है, महारत रखता है, उसको करवाएं। इसमें मतलब इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। लेकिन अगर आप उसी बंदे को, चलो वो एक चीज़ अच्छी करता है, लेकिन अगर उसको आप 4, 5, 6 चीज़ें दे देते हैं, तो वो डिवाइड हो जाता है। जो एक चीज़ अच्छी कर रहा है वो भी खराब हो जाएगी। ये मतलब नॉर्मल सी बात है, इसमें कोई अगर मैं होस्ट अच्छा हूं तो आपने कल एक मिसाल दी थी कि अगर आप डायरेक्टर हैं और सुबह 9 से 5 आप जाके ऑफिस में काम करते हैं, मतलब डायरेक्टर का मतलब फाइल्स पे साइन करना, सारा प्रोसेस वो देखना, एडमिनिस्ट्रेशन देखना कोई छोटा मोटा काम नहीं है। और फिर शाम को अगर आप आके एंकर करते हैं, तो फिर एंकरिंग को आपकी सफर होगी, या आप ऑफिस नहीं जाएंगे या आप एंकर नहीं, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती, क्योंकि वो पूरा एक मतलब शेड्यूल है पूरा कि आपने सुबह ऑफिस जाना है। वहाँ पे क्या हज़ारों चीज़ें होती हैं, फाइलें साइन करनी है, हज़ारों डिसीजन लेने हैं, सारा कुछ करना है। और 5 बजे तो हम कह रहे हैं ना, आप तो 6, 7, 8 बज जाते हैं। बट उसके बाद फिर आप एंकर भी कर रहे हैं, तो या तो फिर आप ऑफिस नहीं जा रहे, तो वो काम सफ़र कर रहे हैं, या आप एंकरिंग। यानी कि इसका मतलब ये कि इस तरह का म्यार है जिसमें दो तलवारें नहीं आ सकती हैं, जो बाजिब भाई का कहना है। अच्छा बाजिब भाई, इसमें एक और भी बात, बिफोर आई कंप्लीट इट, वो ये है कि कल मैंने आपसे एक और भी बात की थी। वो ये की थी जब हमने शान मसूद के वाले से बात की कि जी इनको कंसल्टेंट लगाया इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए और प्लेयर अफेयर्स के लिए। तो मैंने आपसे कहा कि यार क्या ऐसे कोई फॉर्मर प्लेयर्स हैं जो कि शायद आज भी अपना रोल अदा करते हैं, या फॉर्मर प्लेयर्स की जहाँ पे मैंने बात की वहाँ मैंने शायद शाहीन की कप्तानी के वाले से बात की, रिजवान और शाहीन की। तो बहुत सारे भी शायद नहीं, जितनी मेरी नज़र से गुजरी, बहुत सारे लोगों ने हैव टेकन टू दी प्लेटफॉर्म एक्स, फॉर्मर ट्विटर, और उसके बाद उन्होंने बड़ा अप्रीशिएट किया है ये शान वाले डिसीजन को कि यार ये बोर्ड का बड़ा अच्छा फैसला है, बड़ा होनहार लड़का है और ये बहुत अच्छा करेगा, और खिलाड़ी जो है वो समझ सकता है कि खिलाड़ी की क्या रिक्वायरमेंट है। उनका ये कहना गलत है, ये नहीं, उनकी नज़र में तो फैसला ठीक है, बात अच्छी बात है कि क्रिकेटर जो है वो समझ सकता है। बट क्रिकेटर भी अब इसमें भी वो मतलब शान मसूद की बात नहीं हो रही, वो पाकिस्तान टीम के कैप्टन की बात हो रही है। अगर आपने डिवाइड करना है उसको रोल को डिवाइड करना है, तो फिर इशू है ना। अगर शान मसूद फ़र्ज़ करें आज वो क्रिकेट ना कि वो रिटायर हो चुका होता, तो उससे बेहतर आपके पास एज इन लैंग्वेज स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, जिस तरह वो बात करता है, उससे बेहतर इस रोल के लिए आपको शायद क्रिकेटर मिलता भी ना, क्योंकि इंटरनेशनल डीलिंग वगैरह और जिस तरह फ्लुएंसी उसकी बोलने में है, पढ़ा लिखा है, बहुत मतलब काफ़ी पढ़ा लिखा है, स्टैंड आउट उस तरह करता है। बट मसला ये है कि वो करंटली पाकिस्तान टीम का कैप्टन है। करंटली अगर वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे देखेगा, तो क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? क्या वो अपने जिनके साथ खेल रहा है, अपने कॉलीग्स के, उनका डिसाइड करेगा कि नहीं यार ये इसको ओवरसी करना है, इसको कैटेगरी सी दे दो, डी दे दो, ए दे दो, तो वो चाहे बिल्कुल साफ नीयत से कर रहा हो, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। क्या आप पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन को आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब देते हो और ये कहते हो कि नहीं यार आप दोनों काम करो, क्योंकि पाकिस्तान टीम के टेस्ट कैप्टन होना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब इससे मुझे इख्तिलाफ है कि पाकिस्तान टीम का टेस्ट कैप्टन पिनिकल, सबसे बड़ा वाइट बॉल जो भी है, आप हर क्रिकेटर अक्रॉस द बोर्ड मानता है, अक्रॉस द बोर्ड के टेस्ट क्रिकेट इज़ द पिनिकल। अगर उसमें टेस्ट क्रिकेट इज़ द पिनिकल, तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका प्लेयर कौन है? पाकिस्तान टीम का टेस्ट कैप्टन। टेस्ट कैप्टन मतलब अगर एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब भी साथ करेगा, तो ऐसा होता, ऐसा दुनिया में कभी नहीं हुआ, कभी भी नहीं हुआ। 1930 में शायद, तो उस ज़माने में शायद जब एमेच्योर क्रिकेट थी, जब फुली प्रोफेशनल नहीं थी, तब ऐसे हो सकता था।
अब तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि यार कोई एक्चुअल मतलब प्लेयर जो एक्टिव प्लेयर है वो छोड़ के वो साथ साथ ये काम करे, तो वो इशू क्रिकेटर की नहीं है, इशू मतलब प्लेयर शान मसूद कि आप प्रायोरिटाइज कितना करते हैं टेस्ट क्रिकेट को, वो इस चीज का इशू है। इशू शान मसूद का एज प्लेयर मतलब वो सब बातें अलहदा है, लेकिन कोई भी मतलब शान मसूद चले साउथ शकील कोई भी होता कि जी वो ये काम करेगा, तो आपका एक्टिव प्लेयर कैसे ये काम करेगा, मुझे तो अभी तक इसकी मतलब वो एक्सप्लेनेशन देंगे, कुछ होगा एंड बताएंगे हमें, लेकिन मुझे अभी तक इस बात की समझ नहीं आ रही कि ये दुनिया में कहीं नहीं हो रहा तो आपने ये स्टेप उठा लिया है। अगर दुनिया में कहीं नहीं हो रहा तो अगर आप आज बाकी मतलब वेबसाइट्स या दुनिया की जिन्होंने ये लगाई है इस बारे में खबर, तो वो ऐसे शॉकिंग एक शॉक है, सरप्राइज मूव, शॉक, ये वो, तो किसी को मतलब ऐसे नहीं लगा कि नहीं यार ठीक है कोई नहीं, सब ने कहा कि शॉकिंग है, सब ने कहा सरप्राइजिंग, सब ने कहा कि मतलब ये कैसे हो गया, ऐसे हेडलाइन पढ़ के ही आपको यही महसूस होता है ये कैसे हो गया, तो वो इमोशन को इवोक किया। तो अगर वो सारी दुनिया या सब कोई ये कह रहे हैं तो फिर कुछ ना कुछ तो ऐसे है ना। हाँ एग्जैक्टली, या फिर हम शायद कम समझ आए और आप लोग जो है वो अहेड ऑफ टाइम है। और जस्ट वेरी क्विकली इस पूरे मरहले को जो है मैं रैप अप भी करता हूँ, और वो रैप अप मैं इससे करूंगा कि जहां आप चैंपियंस कप का आपने अभी तस्करा कर दिया, आपने फिर एक उस टूर्नामेंट का तस्करा कर दिया जो स्क्रैप हो गया, फिर उसके बाद मैंने आपसे बात की कि यार हमने अंपायर को जो है वो सिलेक्टर बना दिया, हमने फिर चीफ सिलेक्टर कोई नहीं रखा, अकाउंटेबल किसी को नहीं ठहराया, तो ये ऐसे तजर्बे थे जो कि कामयाब नहीं हुए इन फेयर नोट, ठीक है। तो अब एक और तजर्बा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड करना चाह रहा है। ये इस तरह के तजर्बे क्यों कर रहे हैं जब इनको पता है कि हमारे तजर्बे कामयाब नहीं हो रहे? फॉर्मूला मिल नहीं रहा ना, मतलब ठीक है तजर्बे कर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन अभी तक उस तलाश में है कि हमें कोई ऐसा एक प्लेयर या ऐसा कोई क्रिकेट समझने वाला बंदा मिल जाए जिससे हमारा क्रिकेट एक तरफ मतलब एक सिमत में चल जाए। लेकिन वो जो प्रोसेस है वो बहुत लंबा है, वो प्रोसेस जो असल प्रोसेस है ना उसमें कोई हाथ डालना नहीं चाहता, क्योंकि उसके रिजल्ट आने हैं 5, 6, 7 साल, वो लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, वहाँ पे कोई हाथ डाला उसकी बात भी कोई नहीं कर रहा, और वहाँ पे कोई जाना भी नहीं चाहता, मतलब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स भी कोई भी उस पर बात नहीं करता। वो तो जब ये मेंटोर्स लगे तो एक खबर चली थी कि मेंटोर्स कह रहे थे कि मेंटोर्स नहीं, लोग कह रहे थे कि जो भी करता धरता था कि जी आप जो कायदे ट्रॉफी है उसको रहने दें, एक ही टूर्नामेंट कराते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास क्रिकेट को भी उस तरह से कम कर दें। तो मतलब उस सिनारियो में कि आपने अपना स्ट्रक्चर ठीक करना है, आपने उस को बेहतर करना है, वहाँ पे कोई हाथ डालना नहीं चाहता क्योंकि वो लंबा प्रोसेस है, उसमें आपने पावर भी छोड़ना है, क्योंकि उसमें आपने सारा कुछ जो क्रिकेट बोर्ड ने अपने हाथ में लिया हुआ है वो छोड़ना है। तो वो बहुत बड़ा मसला है। मैं तो सिर्फ यही बात करता हूँ कि आप मुझे ये बता दें, ये लोग मतलब हर कोई ये बात करता है कि हम क्वालिटी क्रिकेटर्स 80s 90s में प्रोड्यूस कर रहे थे। 80s 90s में कौन सा स्ट्रक्चर था, कौन सा फर्स्ट क्लास टीमें कौन सी खेलती थी? आप कहेंगे जी सबसे पहले कहेंगे कि जी डिपार्टमेंट खेलते थे, मैं मानता हूँ डिपार्टमेंट खेलते थे पेट्रन्स ट्रॉफी, दूसरी तो कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी होती थी। प्लेयर कौन प्रोड्यूस करता है? अभी भी प्लेयर कौन प्रोड्यूस करता है? वो शहर प्रोड्यूस करते थे, डिवीज़न प्रोड्यूस करते थे। और वो अगर उस ज़माने में जहाँ पे इन डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट्स के पास पैसे नहीं थे, उस ज़माने में अगर आप 90s या 80s में 90s, अब तो ये भी डिबेट शुरू होगी कि ना 80s के प्लेयर ज़्यादा अच्छे थे कि 90s के प्लेयर ज़्यादा अच्छे थे। अगर चले दोनों को देख लें, अगर उस ज़माने में आप प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे थे, वर्ल्ड क्लास प्लेयर प्रोड्यूस कर रहे थे, तो कैसे कर रहे थे? ये नहीं कि जी मुझे ये ना बताएं कि जी नेचुरल टैलेंट तो अभी भी है, उसका ब्लूप्रिंट क्या था? ब्लूप्रिंट क्या था? वो प्लेयर पॉलिश कैसे होके आता था? जो आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते थे वो किस स्ट्रक्चर पे था? अगर आप उसी को इम्प्लीमेंट कर दें, दोबारा इम्प्लीमेंट कर दें, तो फिर क्या उसका क्या रिजल्ट होगा? क्योंकि बाकी जो कुछ भी आपने उसके बाद से जो कुछ आप थोड़ा शेयर ही कर दें, जो कुछ आपने उसके बाद इम्प्लीमेंट किया ना वो नहीं चला। तो ब्रीफली शेयर ये करूँगा, जो आप पाकिस्तान के मैप में जो ऑर्गेनिक चीज़ें ना उसी तरह चलता है। डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट है, और अगर सिटीज़ है तो उसके नीचे आप जोन्स बना सकते हैं, लेकिन डिविजनल क्रिकेट ही पाकिस्तान में सबसे कामयाब रही है, क्योंकि उसके ऑर्गेनिकली उसके नीचे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, वहीं से लड़के आके डिवीज़न के लिए खेलते। एक इसमें ये भी है कि जो डिवीज़न के नीचे डिस्ट्रिक्ट होता है ना उसके आसपास ही होता है। पाकिस्तान में जो
क्रिकेट खेलने वाला लड़का है ना वो बहुत वेल ऑफ नहीं है। ट्रू, ये आपको पता है, सबको बिल्कुल, पता है, ये बिल्कुल कोई ऐसा ही। ढकी छुकी बात नहीं है। तो अगर एक मिसाल के तौर पे एक फैमिली में 4-5 लड़के हैं तो उसमें से एक को इजाज़त मिल जाएगी कि चल यार तो शौक अपना पूरा कर ले। शौक कितनी देर? 1 साल में। ये चल बहुत हद हुई तो 1.5 साल 2 साल, इससे ज़्यादा टाइम मिल ही नहीं सकता। उनको वापस बुलाएंगे, भाई घर में काम कर, यहाँ काम कर, तवा चला, ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है। अगर डिवीज़न होता है तो डिस्ट्रिक्ट जो होते हैं ना उसके करीब करीब ही होते हैं। ऐसे नहीं होता कि इस्लामाबाद रीजन का मियाँ वाली से जोड़ बना दिया जाए, ऐसे नहीं होता। ऐसे नहीं होता कि सियालकोट को लाहौर डिवीज़न के साथ मिला दिया जाए, ऐसे नहीं होता। तो वो जो उसका जो ट्रैवल है ना वो बहुत थोड़ा है। अपनी डिवीज़न के लिए ना खेलना है तो ट्रैवल बहुत वो थोड़ा आ जाएगा। तो डिस्ट्रिक्ट करीब करीब ही है, तो बिल्कुल। वहाँ पे वो खेलेगा। फिर जो डिवीज़न का जो हेड होगा वो आपके इलाके का ही होगा। तो जो आप जिस डिस्ट्रिक्ट से खेल रहे हो वहाँ अगर आप अच्छा खेल रहे हो तो उस जो बंदा डिस्ट्रिक्ट जो भी आपकी क्लब की टीम भी चला रहा होगा वो बात कर सकेगा, क्योंकि वो Bridge होगा। लोकेलिटी होती है। बिल्कुल। फिर ब्रिज होगा, उसमें चांस है कि वो फर्स्ट क्लास खेल जाए। अगर आप ऐसे करोगे कि जी मतलब सॉरी ऐसे जैसे इस्लामाबाद ने मेरे ख्याल गिलगित बल्तिस्तान भी इस्लामाबाद में है, गिलगित बल्तिस्तान का जो इस्लामाबाद से जुड़ा हुआ है, तो वो गिलगित बल्तिस्तान का जो लड़का है वो इस्लामाबाद ट्रैवल कर सकता है। बहुत मुश्किल। तो वो ऑर्गेनिक जो सिस्टम था जहाँ से इतने बड़े बड़े प्लेयर आ रहे थे, जहाँ से आप कह रहे थे कि हमने इतना टैलेंट देखा ही नहीं है, ये सारा सब यही बात करते हैं कि उस ज़माने में इतना टैलेंट था। हर फास्ट बॉलिंग देख लें, बैटिंग देख लें, बॉलिंग देख लें, तो वो ऑर्गेनिक एक सिस्टम चल रहा था। अगर आप बाहर के सिस्टम्स को नहीं मानते, आप किसी सिस्टम को नहीं मानते, तो अपना ये जो पुराना सिस्टम वही ले आओ वापस। वही देख लो, उसको देख लो, स्टडी कर लो यार। लेकिन रिसर्च नहीं करनी, स्टडी कर लो कैसे हो रहा था। ये सब कह देते हैं कि हाँ जी 90s में बड़ा टैलेंट था, फास्ट बॉलर्स रहते थे, क्यों आ रहे थे नहीं बताएंगे, बैट्समैन इतने आ रहे थे, ये कैसे उभर के ऊपर आते, नहीं जी बस टैलेंट बहुत था, टैलेंट बहुत था। टैलेंट तो अभी भी है। अच्छा जी सिफारिश कम थी, सिफारिश तो हमेशा ही थी, अभी भी होती है सिफारिश है। मतलब ऐसे दुनिया में कॉन्टैक्ट तो चलता ही है। True. लेकिन वो आपने अगर उसको स्ट्रक्चर दिया हुआ था, वो उसमें पैसे नहीं थे, वो अलहदा बात है। अगर आप उसी को स्ट्रक्चर को ज़रा स्ट्रेंथन कर देते और उसको बेहतर कर देते तो शायद आज उसके बाद में आपने जितने भी स्ट्रक्चर्स लगाए, उसके जब से आपने डिविजनल क्रिकेट तोड़ी है उसके बाद रीजन लगाए, जितने भी लगाए हैं, जितनी दफा तब्दीली की है वो जितनी वापस जो नहीं मर्जी setting हो आपने सकी। किया है तो वो हो नहीं सका। पॉइंट वेल टेकन। मैं यहाँ पे जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, और मेरा ख्याल है बाजी भाई की बात भी बड़ी खूबसूरत है। मार्केटिंग जब हम पढ़ रहे थे अपने मास्टर्स और बैचलर्स के लिए, तो उसमें एक बात वो समझाते थे कि यार जब भी कारोबार करो तो कोशिश करो कि पास्ट में देखो कि ऐसी कौन सी चीजें ठीक की थी, और फिर उसकी वजह से फोरकास्ट करो कि मैं आगे क्या ठीक कर सकता हूँ। तो हम शायद हो सकता है कि वो पास्ट जो कि हमारा सुनहरा पास्ट है उसकी तरफ नहीं देख रहे, जहाँ पे बहुत ज़्यादा टैलेंट प्रोड्यूस किया गया, जहाँ से आकिब भाई खुद आए हैं। मेरा ख्याल है वहाँ से काफ़ी सारे और तगड़े बॉलर्स भी उस ज़माने में हैं। तो आकिब भाई बहुत बेहतरीन तरीके से जानते होंगे कि आप कैसे है, आपका क्या प्रोसेस था। अगर वापस उसी प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए जो कि चलता भी रहा, जिससे टैलेंट प्रोड्यूस भी हुआ और पाकिस्तान की कारकर्दगी भी नुमाया रही, तो मेरा ख्याल है इसमें कोई अर्ज नहीं है। मेरा ख्याल है फॉर ऑल ऑफ दोज एडवाइजर्स, ये जो हमारे बाजी भाई ने मशवरा दिया है इसके ऊपर अमल हो सकता है। हम लोग छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ रहे हैं, आप लोग कहीं नहीं जाइएगा, गेम ऑन है। ख़वातीन हज़रात, वेलकम बैक। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ब्रेक पे जाने से पहले हमने थोड़ी एक तफसीली डिस्कशन की फॉर द काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग दैट इन रीसेंट टाइम्स वी हैव सीन फ्रॉम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब जरा हम बढ़ना चाहते हैं उनके अगले फैसले की जानिब, और जब हम उस फैसले की बात करेंगे तो सच्ची सी बात है कि जो अभी T20 इंटरनेशनल 3 पाकिस्तान खेलेगा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, जो कि एक रावलपिंडी में और उसके बाद 2 जो है वो लाहौर में खेले जाएंगे, उसके हवाले से भी हम गुफ्तगू करना चाहते हैं कि उसके लिए हमारी कैसी तैयारी है, कीपिंग इन व्यू कि आगे फरवरी में हमें वर्ल्ड कप भी खेलना है। सो फर्स्ट T20 on 28 अक्टूबर रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, सेकंड T20 इंटरनेशनल 31 अक्टूबर कदाफी स्टेडियम लाहौर, एंड लाइकवाइज फॉर द थर्ड वन एज वेल। एंड मैं एक बात लाइव ही कर देता हूँ बाजी भाई, बहुत सारे लोग, चूंकि अब आप भी यहाँ बैठे होते हैं, शुएब भाई भी होते हैं, मैडम सना भी होती हैं, आप तो कॉम्स बॉक्स में भी होते हैं, और हम क्रिकेट पे बात करते हैं, तो टिकट्स के लिए बहुत मैसेजेस आते हैं। तो हमने भी आप ही को कहना होता है जो आज कहना है आपने, आप कह दें कि अभी टिकट्स हैं हमारे पास, हम किसी को फैसिलिटेट कर सकते नहीं कर सकते। तो मैं माजरत चाहता हूँ, जमाने गए, प्लीज हमसे पूछ के हमें भी शर्मिंदा ना किया करें। तो अब सर सबसे पहले एक तो ये स्केड्यूल आ गया, फिर कीपिंग इन व्यू के फरवरी के अंदर जो है हमारा वर्ल्ड कप का आगाज हो जाएगा, और अब जो एशिया कप का स्क्वाड है पहले वो मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ, क्योंकि उसमें हमने देखा कि हमारा टॉप ऑर्डर भी चेंज होता है, फिर हमें मिडिल ऑर्डर में भी इश्यूज नज़र आते हैं, और फिर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हम ये नहीं डिसाइड कर पाते कि हमारा
हमें कितने बॉलर्स के साथ जाना है, हमें फुल टाइम स्पिनर्स के साथ जाना है नहीं जाना, पेसर्स भी जिसमें फ़हीम अशरफ के ऊपर बड़ी डिस्कशन हुई, ही परफॉर्म वन वे और दी अदर, अच्छा ही खेले, बट ये सारे इश्यूज रहे। अब जो स्क्वाड करंट इन्होंने अनाउंस किया है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका, तो हम वो भी देख लेते हैं। फिर उसके बाद जिन लड़कों को हटाया गया, क्यों हटाया गया है, उसके ऊपर भी हम जरूर बात करना चाहते हैं। फ़खर जमान जो है वो रिजर्व्स में आ गए हैं सर, ये बड़ा ही शॉकिंग था मेरे लिए देखना। फिर आज रऊफ, सुफियान मुकीम एंड सो एवरीबडी नोज बाबर आजम हैज एक्चुअली मेड अ कमबैक एज वेल। इसमें अब्दुल समद हैं, और अगर हम नसीम शाह जो हैं वो वापस आते हैं, फिर बाबर आजम का मैं पहले तस्करा कर चुका हूँ। सो जस्ट यू नो फॉर आवर व्यूअर्स कि जी कौन आया और कौन गया और किस किस की तब्दीली हुई, उस्मान तारिक, सलमान मिर्ज़ा। तो मेरा ख्याल है जो जिन खिलाड़ी अब आए हैं स्क्वाड में, बाबर आजम है, नसीम शाह हैं, उस्मान खान हैं, अब्दुल समद हैं और उस्मान तारिक हैं। जो बाहर चले गए हैं वो फ़खर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकीम, मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, खुशदिल शाह और हसन अली। अब सवाल तो मुझे नहीं यहाँ पे पूछना चाहिए, अब आप खुद ही बता दें कि ये इतनी तब्दीलियाँ क्यों की गई हैं। एशिया कप में अगर इनको लेके गए थे तो पहले क्यों नहीं इन लड़कों को लेकर गए, अब किस किस्म की स्ट्रैटेजी अपनाई जा रही है, वही क्लैरिटी वाला सवाल। जी नहीं, क्लैरिटी एक तो बात क्लियर है, ये तो हम यहाँ बैठ के कह रहे हैं ना कि उनको मतलब अनक्लियर ये है कि जी फॉर्मेशन क्या खिलानी, वो तो अपने दिमाग में क्लियर है कि हमने ऑलराउंडर ही खिलाने हैं। यहाँ पे बात होती है कि आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर खिला लें, लेकिन वो इस बात पे पूरे एशिया का पूरे ट्राई सीरीज़ में नहीं टच से मस नहीं हुए। वो उन्होंने खिलाए वही जो ऑलराउंडर्स, और उसके बाद वही 2 या 3 जो 3 मतलब उन्होंने स्पेशलिस्ट खिलाने थे, उसके अलावा ऑलराउंडर्स ही रखे। तो वो फार्मूला तो इंटैक्ट रहा है। वो तो हम जितना मर्जी आप मतलब बाकी आउटसाइड ऑफ द टीम मैनेजमेंट जो भी डिस्कशन हुई है, चाहे वो गलत है चाहे सही है, उन्होंने ये डिस्कस किया कि नहीं यार आपको बैटर्स चाहिए स्पेशलिस्ट और बीच में एक बॉलर भी एक्स्ट्रा स्पेशलिस्ट चाहिए उन कंडीशंस में। तो वो मतलब वो तो उन्होंने नहीं किया। तो वो इंडिसाइसिव तो नहीं थे, डिसीजन तो उन्होंने पक्का किया हुआ था कि इसी तरह खेलेंगे और उसी तरह खेले। तो अब वो उसको आप जिस मर्जी नज़र से देखें कि वो उनकी कामयाबी थी या नहीं थी, हमें तो नहीं लगा कि कामयाब हुए, लेकिन उनको शायद लगता है कि नहीं सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। बिल्कुल। अब इशू ये है कि आप प्लेयर्स को, ये प्लेयर्स के साथ मतलब बड़ी अजीब सी बात है कि एक आप प्लेयर को कहते हैं, ये तो एशिया कप में भी हुआ, सॉरी, एक को प्लेयर को कहते हैं आप जनरेशनल टैलेंट है, और उसको आप फिर बीच में जाके ड्रॉप करते हैं, फिर उसके बाद मैच ही नहीं खेलता वो। हसन नवाज़ की मैं बात कर रहा हूँ, उसको आपने कप्तान कह रहा है कि ये जनरेशनल टैलेंट है और ऐसे वैसे। अगर जनरेशनल टैलेंट था तो फिर जब उससे 1-2 फेलियर हुए थे तो आप उसके साथ परसिस्ट करते, जो आपने नहीं किया। उसके बाद एक प्लेयर को जो आप कहते हैं कि हमने इस किस्म की क्रिकेट खेलनी है, और वो उस क्रिकेट जो आपने जो भी उसको सेट करके दिया है कि हम ऐसे खेलेंगे, वो उस पर पूरा उतर रहा है। बिल्कुल। वो जिस नंबर पे आप उसको भेज रहे हैं वो जा रहा है। अगर उसने 3 नंबर पे 100 किया है, उसको आपने 7 नंबर पे भेज दिया तो कोई बात नहीं। उसको अगर आप आखिरी बॉल इनिंग की भेज रहे हैं, ठीक है, और उसको कहा एग्रेसिव, वो तो एग्रेसिव खेल रहा है। बिल्कुल, जो आपने रोल दिया है, अगर उसे नहीं लग रही वो अलग बात है। अगर उसने 10 बॉलों में 12 शॉटें, 10 बॉलों में 10 शॉटें मारी हैं और एक भी नहीं लगी तो अलग बात है। लेकिन जो आपने उसको इंटेंट का बताया या जिस तरह आपने बताया कि नहीं यार इस तरह खेलनी चाहिए, वो तो कोशिश कर रहा है, और आप उसको उस तरह इस तरह ऑर्डर में भी शफल कर रहे हैं। तो जब टाइम आता है तो आप फिर उसको बैक नहीं करते। तो उसने उस अब प्लेयर सोचेगा, अब T20 में भी प्लेयर सोचेगा कि यार नहीं यार मैं अपना 30-40 करूं पहले, क्योंकि ये इनका तो ये मुझे कह रहे हैं कि मारो, मैं मारते हुए आउट हो गया, तो मुझे जिस नंबर पे कह रहे हैं उस नंबर पे जा भी रहा हूं, मारता भी सारा हूं, कुछ भी करता कर भी, रहा उसके बाद भी जगह नहीं इन्होंने मुझे बैक नहीं किया। मैंने इनकी बातें सब बैक की, सारा कुछ किया, लेकिन इन्होंने मुझे बैक नहीं किया। ये इशू जरूर खड़ा होगा, ये आप माने ना माने, ये इशू जरूर खड़ा होगा। अब आप हुसैन तलत की मिसाल ले लें। हुसैन तलत को आप लेके जाते हैं कि स्पिनर्स को बड़ा अच्छा खेलते हैं, एक मैच वो आपको जिताता भी है, उसके बाद आप उसको खिलाते हैं, मेरा ख्याल फाइनल भी खेलता है जी, और उसको आप फिर रेस्ट करा दे। मैं शायद पता नहीं याद, ये वही बॉलर वाला जो इशू था, उसी के लिए, उसी के चक्कर में मेरा ख्याल है ये सारी गेम भी चली। फिर आखिर में उन्होंने हुसैन तलत को लेकर आए, हुसैन तलत ने एक मैच जितवाया, फिर टुवर्ड्स द एंड इनको अब लगता है कि हुसैन तलत की जगह नहीं है। अब सुफियान मुकीम 1 महीने पहले कहते हैं कि जी
उसको मैच नहीं खिला रहे। वो खेलता है, उसकी जो अभी तक जो उसका जो स्टैट्स कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त उसके स्टैट्स हैं। उसको एक दो मैचों में हाँ मार पड़ती है, हर किसी को मार पड़ती है, बट आप लॉन्ग टर्म फिर उसको आप ड्रॉप कर देते हैं। आप कहते हैं कि रिस्ट स्पिनर जो है एक की फैक्टर होता है T20 क्रिकेट में, तो रिस्ट स्पिनर मार भी खाएगा ना। रिस्ट स्पिनर ऐसे तो नहीं है कि वो आउट ही करता चला जाएगा। आप उसको भी बाहर कर देते हैं। हसन अली को आप खिलाते ही नहीं है, हसन अली को आप लेके जाते हैं, आप खिलाते ही नहीं है। हालांकि आप ये प्रोसेस देखें ना, हसन अली पाकिस्तान में खेलता है और एक मैच में मेरे ख्याल 4 या 5 आउट कर जाता है। फिर आप इसको बांग्लादेश नहीं लेके जाते कि ये काउंटी क्रिकेट खेल रहा है, इसका हमें पता है, ये जब भी मतलब इसने परफॉर्म भी किया है, इसकी हमें परफॉर्मेंस का भी पता है, इसकी फॉर्म का भी पता है, तो हम इसको बांग्लादेश हम नहीं लेके जाते। बिल्कुल, वो बांग्लादेश नहीं जाता। उसके बाद आप उसको वापस लेके आते हैं जब इसकी फॉर्म चल रही है, जब वो पाकिस्तान से आउट कर रहा है, आप उसको काउंटी खेलने देते नहीं, यार आप काउंटी खेलो, आप पाकिस्तान को अभी आप आने की जरूरत नहीं। वो बांग्लादेश नहीं जाता जहाँ पे विकेटें बहुत ही उस मतलब बिल्कुल उसके मतलब की थी, खैर वो नहीं खेलता। फिर वो चला जाता है ट्राई सीरीज़ में और एशिया कप में, वहाँ पे एक भी मैच नहीं खेलता, वापस आता है अब टीम से बाहर है। और किन कंडीशन में बाहर है? जिस कंडीशन में उसने कमबैक किया था और 5 आउट किए थे, उन कंडीशन में से उन कंडीशन आप बांग्लादेश उसको लेके नहीं जाते कि जरूरत नहीं है, और यहाँ पर जब कंडीशंस फेवरेबल है, लेकिन अब किस परफॉर्मेंस पे आप उसको बाहर करते हो, क्योंकि वो तो मैच ही नहीं खेला। यही सवाल है। मैं आपको यहाँ पे जरा सवाल पॉज रखूंगा, इसका सवाल रह गया नहीं, यही सवाल है। उसकी वजह ये है कि मैं जरा पहले तारुफ करा लूं, क्योंकि हमारी जो जान मान और शान है, the fastest on this planet, ladies and gentlemen, he's actually joined us as well. शुएब भाई, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम ऑन है, कैसे हैं आप? वेरी गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शुएब भाई, अब हम बात करें जो अभी साउथ अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तान ने 3 T20 इंटरनेशनल खेलने हैं, पहले रावलपिंडी में, उसके बाद 2 लाहौर में। मोटा मोटा बता देता हूं कि टीम में बाबर आजम, नसीम शाह, उस्मान खान, अब्दुल समद और उस्मान तारिक की वापसी हो जाती है, और फखर जमान, हारिस रऊफ, सुफियान मुकी, मोहम्मद आरिफ हुसैन, तलत खुशदिल शाह, हसन अली को निकाल दिया जाता है। अभी हसन अली में बाजी भाई ने बात करते हुए कहा कि यार उसको तो आपने एक मैच नहीं खिलाया, और जहां पे अब कंडीशन है खिलाने के लिए उसको आपने बाहर बिठा दिया, तो ये किस बेसिस के ऊपर खिलाड़ियों को अंदर लेकर आया जा रहा है? और मेरे ख्याल जिनको बाहर भेजा गया है उसमें भी काफी सारे। जी सर, कप्तान कौन है? कप्तान सलमान अली आगा सर। ओके, शुक्र वो चेंज नहीं कर दिया। वो भी हो सकता था चेंज, मोस्ट लाइकली, बट एनीवेज, हाँ, ये बाजीद का आर्गुमेंट बिल्कुल ठीक है। बाहर खिलाया, आप कैसे बाहर कर सकते हैं, वैलिड क्वेश्चन, बट यहाँ सारा कुछ हो सकता है ना शहजाद, यू नो दिस राइट, यू बीन डूइंग दिस फॉर लास्ट 10-15 years योरसेल्फ, तो इसकी एक्सप्लेनेशन कोई नहीं है, ना हमारे पास है, ना जो खिला रहे हैं, ना उनके पास है, जो खिलाना चाहते हैं उनके पास है। बट अगेन ऑफ कोर्स बहुत सारे सर्कल्स में बहुत सारी बातें हो रही हैं। शाहीन शाह अफरीदी gets it, what he wanted, you know, captaincy, obviously उसकी एक मैनेजमेंट उसको पसंद करती है और वो आ गया और वो खुश होके करेगा। आई थिंक इट्स अ राइट चॉइस फॉर हिम टू बी अ कैप्टन फॉर द वनडेज। अब उसकी बॉलिंग भी इंप्रूव हो जाएगी, बट अगेन शाहीन शाह को भी अपने बॉलर आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। हसन अली आता है, टीम में नहीं आता, बिकॉज येट टू सी दैट यू नो कि वो खिलाता है कि नहीं खिलाता। इस फॉर्मेट में हसन अली का ड्रॉप होना बिल्कुल नहीं बनता था, बट गुड न्यूज इज दैट बाबर आजम बैक नाउ, ही इज बैक नाउ। और शुएब भाई, मैं यही बात करना चाहता हूं अब आपसे। देखें, जब एशिया कप के दौरान भी हमने जितनी ट्रांसमिशंस की, जितनी दफा भी बात की, तो वन वे और दी अदर जितने भी पैनलिस्ट, जितने भी क्रिकेटर्स, जितने भी एक्सपर्ट जिनसे मेरी बात हुई, उन सब ने ये बोला कि यार बाबर या रिजवान में से किसी एक की जगह बनती थी। तो जो लोग अभी आए हैं वापस, जरा उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि ये फैसला कैसा रहा। सो बाबर आजम का वापस आना आपके ख्याल में फैसला ठीक है? उसको ड्रॉप कभी भी नहीं करना चाहिए था, बट उस पर ये प्रेशर जरूर रखना चाहिए था कि आपने इस तरह हमें मैच करके जिता के देना है, बस खत्म बात। आमिन, अगर आप कहते हैं हमारा बेस्ट प्लेयर है, तो बेस्ट प्लेयर को तो वो प्रेशर अब किधर चला गया? जो मॉडर्न डे क्रिकेट खिलवानी थी, जो स्ट्राइक रेट बढ़ाने थे, वो अब तो उसका जिक्र कोई नहीं कर रहा। तो बाकी बच्चे नहीं कर सके ना शहजाद, ठीक है, वो कभी भी ना सेलेक्ट करते बाबर आजम को, अगर बाकी बच्चे कर लेते तो अगर बाकी जो 5-6 हमने नए खिलाए थे, अगर वो कर देते, वो स्टेप अप कर जाते। देखिए अगर इंडियन टीम में अब श्रेयस अय्यर आ गया है, अय्यर आ गया तो वो अब जगह तो नहीं देगा ना,
ठीक है ना। अब वो देखे ना विराट कोहली को रिप्लेस करे, विराट कोहली को रिप्लेस करने के लिए बैट्समैन तो चेक करें जरा कितने कितने बड़े खड़े हैं। That's true. तो ये मसला है कि हमारे पास उस किस्म के बैट्समैन नहीं था, अदरवाइज रिप्लेसमेंट हर बंदे की दुनिया में होती है। रिमेंबर दिस, ट्रू, यू नो, ग्रेट वका यूनुस की भी रिप्लेसमेंट थी, बिल्कुल ठीक है ना। रिप्लेसमेंट हर बंदे की होती है, मेरी थी, ठीक है ना। तो रिप्लेसमेंट होती है, बट इट्स ऑल मैटर ऑफ फैक्ट दैट यू नो आप परफॉर्म करके देते हैं। बट वो बच्चों ने नहीं किया, अल्टीमेटली मजबूरी बन गया बाबर। ही हैज टू कम बैक टू स्ट्रेंथन द मिडिल ऑर्डर। तो मिडिल ऑर्डर उसने आगे स्ट्रेंथन करना है। आप अगेन क्वेश्चन वही बाबर से होंगे, या वुड यू एबल टू यू नो बिल्ड अ गेम, वुड यू एबल टू फिनिश द गेम। अगेन वही सारी डिबेट, इट्स रियली अप टू हिम नाउ कि ये सारी चीजों को कैसे सेट असाइड करके अपने नाम को क्लियर करता है खेल के। ठीक है, बिल्कुल। और जहां बाबर आजम के हवाले से बात भी होती थी, तो वो मेरा ख्याल है अब कम से कम बाबर आजम को यही सोच कर लेकर आए कि जो इसका पहले से रोल था वही रोल हम डिमांड कर रहे हैं, कुछ ज्यादा हमें बाबर से नहीं चाहिए। अब नसीम शाह के हवाले से ही बात करते हैं सर। एक तो ये भी पूरे एशिया कप में कॉन्वर्सेशन रही कि यार हमें, चूंकि जब भी हम ऑलराउंडर्स के हवाले से बात करते थे तो बॉलिंग की जब भी बात हुई ऐसा लगा कि एक तो हमारे पास या तो फुल टाइम स्पिनर कम है या हमारे पास फुल टाइम पेसर कम है, जो कि हम नहीं खिला रहे। सो नसीम शाह कम्स बैक। पहले जब नसीम शाह को ड्रॉप हुआ कोई वजह नहीं बताई गई, नहीं पता चला कि नसीम शाह क्यों नहीं गए एशिया कप के लिए। सो नसीम शाह अच्छा, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होता है कि हम जब तक हारे ना, हम तब तक फैसला सिलेक्शन ठीक नहीं करते। ठीक है, हम हार के सिलेक्शन ठीक करते हैं यार कि ये नहीं था वो नहीं था, यू नो। इतना ही तो खैर फार साइटेड नहीं है हमारी मैनेजमेंट। नसीम शाह का तो ड्रॉप होना बनता नहीं था, एक स्पिनर का ड्रॉप होना बनता नहीं था, बाबर का बनता ही नहीं था, यू नो। और अगर यही तीनों होते तो आराम से आप एशिया कप जीत के घर वापस भी आ चुके होते, बिकॉज दोनों ही हारे हुए थे ना। इंडिया हमसे डरी हुई थी, हम इंडिया से डरे हुए थे। अब फैसला ये करना था ज्यादा कौन डरा हुआ था, वो ज्यादा इंडिया डरी हुई थी। लेकिन तो ये जो आप उन सुने ना, जी जी, एशिया कप में फिर हमने कहा नहीं, इंडिया से कहा कि आप नहीं डरो, हम खुद मैच हार जाते हैं, रिलैक्स करो। हालांकि एशिया कप फाइनल तो कोई मसला ही नहीं था। तो वो तो हम जीता मैच हमने, इंडिया जीता थोड़ी, वो इंडिया जीता अच्छा भला मैच हम हाथ में लेके हमको पकड़ा दिए। होता यही है हमारे साथ पिछले 15-20 साल से। जैसे मोहाली का एक सेमीफाइनल था जो जहाँ पे इंडिया खुद हारी हुई थी, तो हमने स्लो खेल के माशाल्लाह वो मैच भी हाथ से दे दिया सेमीफाइनल। और आगे श्रीलंका डरी भी बैठी थी कि वर्ल्ड कप हाथ में ही था आपकी, लिटरली हाथ में। 2007 का वर्ल्ड कप, 11 का, 99 का वर्ल्ड कप, ये सारे हमारे हाथ में थे। हम ऑब्वियसली घबरा जाते हैं, प्रेशर हैंडल नहीं करते और मैच दे के आ जाते हैं। बट अगेन सिलेक्शन हमारी ऐसे ही होती है यार कि जब इंशाल्लाह हम पूरा टूर्नामेंट हारेंगे फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे वो नसीम शाह भी नहीं था, वो लेफ्ट आर्मर भी नहीं था, एक स्पिनर कम था, एक बैट्समैन कम था, अब डालो। तो यार देखो ये जो आइंस्टाइन की थ्योरियां है ना, जो हमारे पीसीबी में करते हैं, ये इनको थोड़ा सा एग्जाम्पशन आप देंगे क्योंकि ये हारने के बाद ही फैसला करते हैं, ज्यादा दबाव मत डाला करेंगे। शेख भाई ये जो आपने अभी बात की ना कि इंशाल्लाह हारने के बाद, ये जो आपने इंशाल्लाह साथ लगाया ना, अब हम नहीं हारेंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ हमारे जितने भी दोस्त है बाब है ना, जब वो इंशाल्लाह कह देते ना, उसका मतलब ये होता है कि वो काम होगा नहीं। तो ये थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट। जहां आपने जीतने की बात की यार, देखो यार शहजाद, अल्टीमेटली देखो ना कितनी डिबेट कर लेंगे टीवी पे, कितना कह लेंगे हम सारे। एक यार तुम्हें पता लग रहा है यार, तुमने ना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, तुमने ना कुछ खेला है, गली क्रिकेट खेली है। तुम्हें पता है कि बाबर आजम ड्रॉप नहीं होता था मिडिल ऑर्डर में, तुम्हें पता था नसीम शाह नहीं ड्रॉप होता, तुम्हें पता था स्पिनर चाहिए। जब तुम्हें पता है तो यार मुझे ये बताओ जो 50 टेस्ट मैच खेले उनको क्यों नहीं पता? बिल्कुल रीजन माय वो पता कराने नहीं चाहते। कह रहे बट ठीक है, ठीक हो गया शुएब भाई। मैं जरा एक छोटे से वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता हूँ, वापस आता हूँ तो जरा इसके ऊपर मजीद बिल्डअप भी करूंगा। जहां अभी अब बाबर के हवाले से बात करें, एशिया कप में जाने से पहले जब स्क्वाड अनाउंस हो गया था एशिया कप के लिए, उससे पहले भी हमने जो सीरीज खेली तो भी मैंने ये बात यहाँ इसी प्रोग्राम पे, इसी प्लेटफॉर्म के तवसल से की थी कि बाबर जो है वो एशियन कंडीशंस के अंदर ड्रॉप नहीं होते। उनकी एवरेज भी सबसे ऊपर थी और स्ट्राइक रेट के हवाले से भी वो बेहतरीन खिलाड़ी थे विद इन दी एशियन कंडीशंस। बट नाउ जहाँ पे हम ये तफसीली गुफ्तगू करें, नसीम शाह और इनकी बात करें, जिन खिलाड़ियों के भी हम वापसी देख रहे हैं T20 इंटरनेशनल फॉर्मेट में, बाजी भाई की भी मैं टेक लेना चाहता हूँ आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक, गेम ऑन है। खवातीन वेलकम बैक, स्टिकिंग टू पाकिस्तान T20 इंटरनेशनल स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने तस्करा भी किया, मैं बाजी भाई की भी इसमें शमूलियत जो है वो इख्तियार कराना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि जहाँ बाबर आजम के हवाले से बात की वो तो मेरा ख्याल है पॉइंट वेल नोटेड है। अब नसीम शाह की भी हमने बात की, पहले नहीं उन्होंने बताया। जो एक इशू हमारी बॉलिंग में रहा कि वो हमारे पास पूरे बॉलर्स नहीं थे, हम कहते थे बॉलर्स है स्क्वाड में, हाँ, लेकिन हम उनको यूटिलाइज नहीं करते थे, ऑलराउंडर्स पे रहते थे। लेकिन वो वसीम जूनियर जो थे वो तो आपके स्क्वाड में, लेकिन हमने उनको मौका ही नहीं दिया। तो बॉलर तो मतलब वो सलमान मिर्जा थे,
तो फास्ट बॉलर तो थे तो आपके अब सवाल जो पूछना चाह रहा हूँ वो ये कि ये जो ऑलराउंडर की रिलायंस है ये जितने अभी भी लोग भी हैं, रहेगी, ये रहेगी ऐसी, ये हेड स्ट्रॉन्ग रहेगी। क्योंकि उन्होंने फॉर्मूला डिवाइस किया हुआ है कि हमने बैटिंग लंबी करनी है वरना T20 क्रिकेट खेली नहीं जाती। ये तो आपके कोच ने ये बताया हुआ है और उसी स्ट्रक्चर पे उन्होंने चलना है, तो वो ऑलराउंडर तो रहने हैं। जी अब नसीम शाह स्क्वाड में है या नहीं है, अगर वो 2 फास्ट बॉलर में आता है तो ठीक है। ये नसीम शाह तो आया है हारिस रऊफ की जगह, बिल्कुल। तो वो नसीम शाह तो उसकी जगह खेलेगा। अब वसीम का आप क्या करेंगे? वसीम जूनियर को फिर आप बारों बार ही रखेंगे, स्क्वाड का हिस्सा रखेंगे। अब हसन अली के साथ जैसे आपने किया, हसन अली का मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान में उसने 5 आउट किए ना, पाकिस्तान में बांग्लादेश के खिलाफ। अगली सीरीज़ में आप उसको बांग्लादेश नहीं लेके जाते और फिर उसके बाद वो खेलता ही नहीं है। और वापस जब टीम वापस पाकिस्तान आ गई जहाँ उसने 5 आउट किए, यहाँ से उसका कमबैक वो बार बार हो गया। तो अब आप नसीम शाह को ले आए, नसीम शाह आया हारिस रऊफ की जगह, हसन अली की जगह कौन आता है? वो अब हसन अली को आपने बाहर कर दिया, उसकी जगह आप कौन आया है वो पता नहीं। वो उस्मान तारिक आए हैं, उसकी जगह स्पिनर आया है, वो सुफियान मकीम की जगह है, ये नहीं मुझे समझ आई। एनीवे आप नसीम शाह और उस्मान तारिक तो चलो ठीक है, अब मान लेते हैं जी CPL खेल रहे थे, वहाँ पे इनकी परफॉर्मेंस थी, ठीक है। वो जो भी आप कहते हैं जी फॉर्म में आ गई, जैसे भी आप एक वो बता सकते हैं कि हाँ जी यहाँ खेल रहे थे। इस एशिया कप के बाद ये मतलब ड्यूरिंग एशिया कप या बाद में एशिया कप के ये इनकी परफॉर्मेंस है CPL में, तो उसकी वजह से हमने इनको लिया है। जो आपके बाकी लड़के आए हैं, अव्वल तो पहले ड्रॉप क्यों हुए थे, क्यों अब वापस आ गए? बिल्कुल। और दूसरी सवाल ये है कि किस परफॉर्मेंस की बुनियाद पे आए। उस्मान खान टीम में आया, उस्मान खान ने एशिया कप से लेके अब तक क्या परफॉर्मेंस, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है ना कहीं पे कि क्या परफॉर्मेंस है, क्यों, किस वजह से। अच्छा पहले उसको बाहर क्यों कर दिया था? अगर वो इतना था तो पहले क्यों बाहर हो गया था, और अब किस वजह से वो वापस आया? ये है कि रोटेशन पॉलिसी है कि अगर ये लड़के हैं वो एक सीरीज़ में परफॉर्म नहीं करते तो हम दूसरों को वापस ले आएंगे, ऐसे नहीं है। या तो आप बैक करें या ना करें। अगर आपने ये फार्मूला बनाया था कि ठीक है हम ऐसे खेलेंगे, एग्रेसिव इंटेंट के साथ, हमने इस टेंशन से खेलना है, तो अगर आपने उस लिहाज से प्लेयर सेलेक्ट किए थे, अब उसको बाहर कर दिए, वो प्लेयर अब कहते हैं जी हाँ जी वो प्लेयर्स उन्होंने उस लेवल की परफॉर्मेंस नहीं दी, ठीक है नहीं दी, बट आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि 2 सीरीज़ 3 सीरीज़ में वो एकदम उस लेवल तक पहुंच जाएं कि इंडिया के लेवल तक, ऐसे नहीं हो नहीं सकता। अगर आप उनको बैक कर रहे हो, अव्वल तो आप नीचे, वो तो हमने बहुत लंबी डिस्कशन की हुई नीचे क्या है, लेकिन अगर आप टॉप लेवल पे भी अगर प्लेयर को बैक कर रहे हो तो फिर उसको करो बैक। और T20 क्रिकेट जिस तरह की आप हाई रिस्क क्रिकेट चाहते हो, उसमें तो आपने ज्यादा बैक करना है, क्योंकि अगर आप नहीं उसमें करोगे तो आपने प्लेयर के पीछे खड़े हो जाना है। ट्रू। कि नहीं यार ये इस तरह खेलना है और इसको हम बैक करेंगे, जो कंडीशन है चलो जी नहीं हुआ तो लेकिन आपने उसको बैक करना है, क्योंकि हाई रिस्क क्रिकेट खिला रहे हो। True. अगर आपने उसी तरह खिलानी है जो पहले हम खेलते आ रहे थे, तो फिर इतना बड़ा हवा क्यों बोले थे कि नहीं यार हमने इसको ब्रांड को चेंज कर देना, हमने ऐसे कर देना, ऐसे कर देना। कंडीशंस को आपने नहीं सोचा, बांग्लादेश की कंडीशंस को नहीं सोचा, एशियन कंडीशंस को नहीं सोचा कि यहाँ पे हमने ऐसे खेलना है, स्पिनर हमने नहीं डालना, सॉरी एक जेन्युइन बॉलर नहीं डालना, बाकी टीमें डाल रही, आपने नहीं डालना, क्योंकि हमने बैटिंग लंबी करनी है, फेयरलेस क्रिकेट खेलनी। जब आपने फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है तो फिर आप उसी तरह आप लीवे देते हो बैटर को उन जगहों पे आप कह रहे हो जहाँ पे 160 170 है, उन जगह पे आप कह रहे हो कि आपने 190 200 करना है। बिल्कुल। और फिर जब वो नहीं परफॉर्म करता तो आप कहते हैं चलो जी। इसमें वो मेरे ख्याल है उर्दू में एक कहावत भी बनी हुई है, मुझे परिंदे का नाम नहीं याद आ रहा, कि चला हंस की चाल अपनी चाल भी भूल गई। एशिया कप में हमारे साथ हुआ है कि जिस किस्म की ब्रांड ऑफ क्रिकेट हम खेलना चाह रहे थे। शुएब भाई जरा रोप इन करता हूं आपको भी। आपने देखा अभी एशिया कप में जब हमने बात की साइम के हवाले से, साहिबजादा फरहान और फखर जमान के हवाले से, और अनफॉर्चुनेटली साइम उस तरह से नहीं परफॉर्म कर सके, तो इनके पीछे कौन खड़ा है? मोहम्मद हारिस को भी ऐसे ही लेकर आए थे जैसे इनके ब्लू आइड बॉय हैं, वो बाहर हो जाते हैं। टॉप ऑर्डर के अंदर जितनी भी डिफिकल्टीज नजर आई वो ऐसा लगेगा शायद अभी भी परसिस्ट करेंगी। व्हाट्स योर टेक? और आपके ख्याल में ये जो अब स्क्वाड अनाउंस हुआ है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, ये यहां से हमें शेप अप करने में मदद करेगा टुवर्ड्स जो हमारा बिल्डअप है वर्ल्ड कप की तरफ? क्योंकि हमने 1 2 3 4 5 6 7 लड़के बाहर किए हैं और 1 2 3 4 5 अंदर किए वापस। जी, पहले सवाल का जवाब, परिंदे का नाम कौवा है। अच्छा। हाँ जी,
तो समझ गए ना जी। तो वो इंशाल्लाह देखेंगे आप घबराए नहीं, देखें साकास्ट ये जो स्क्वाड है ना आपका इंशाल्लाह फिर चेंज हो जाएगा अगले टूर्नामेंट में, आप घबराए नहीं। आप फिर ऐसी डिबेट कर रहे होंगे और ऐसी डिबेट माशाल्लाह हम 15-20 साल से कर रहे हैं। आप देखेंगे इंशाल्लाह कि इसी स्क्वाड में, इसी वर्ल्ड कप है ना आगे इसके बाद, जी तो वर्ल्ड कप तक आप देखेंगे इंशाल्लाह 4 दफा स्क्वाड चेंज हुआ होगा और अलॉन्ग विद द कैप्टन ये सारा कुछ हुआ होगा। हम फिर भी यही डिबेट कर रहे होंगे, आप अपनी परेशानी ना किया करें। अच्छा जो मुझे कर ये रहे भी हैं बता ना, दें कि शेख भाई ऐसा भी होगा कि हम अपने रिटायर्ड खिलाड़ी को फिर आवाज मारेंगे एक दफा कि यार आ जाओ, तुम लोगों की भी जरूरत पड़ गई है। देखो हमें तुम्हें कुछ 2-3 हफ्ते देने पड़ेंगे, हम भी तैयारी कर सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, 4 ओवर मैं आज भी कर सकता हूँ। लेकिन अब मसला ये है कि अब होते नहीं है, लेकिन बात ये है कि बस ठीक है यार शहजाद, वो ये ऐसे ही करते हैं। अब मुझे बताओ, 1 साल से आपने प्रोग्राम किया, जी 1 साल में हमने प्रोग्राम में गेस्ट कितने चेंज किए हैं? हार्डली एनी। बिल्कुल ठीक है, ऐसे 6 महीने से बिल्कुल। इनके स्क्वाड चेक कर लो कितना चेंज किए हमें पता चल जाएगा सर। मेहरबाजी 6 महीने से काम कर रहे हैं, हमारा पैनल नहीं चेंज होता, ठीक है, इनका रोज हो जाता है। हाँ। इनको क्या प्रॉब्लम, मैंने हमें ये बता दो। आज ये सिंपल सा फॉर्मूला है कि भाई ये देख लो कि नई तब्दीली हो रही है या जहां जरूरत है ट्वीक्स कर ली आपने, तो मतलब इस किस्म की मैसिव चेंजेस करके इसको ना आप सार्कास्टिकली ना आप बात किया करो, आप इसको मजा लिया करो, आप परेशान ना किया करो। ये बस ऐसे ही करेंगे, आपको मैं बता रहा हूँ। साउथ अफ्रीका के बाद हमारा कौन सा टूर है? साउथ अफ्रीका के बाद हमारे मेरे ख्याल गालबन 2 टूर और है शायद। बस 2 टूर में 2 टीमें नहीं आप सेलेक्ट कर लें, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में कंप्लीट स्क्वाड चेंज आपको मिलेगा अलॉन्ग विद द कैप्टन। मैं आपको बता रहा हूँ, तो ये चलता रहेगा। आप इसमें परेशानी बिल्कुल ना करें, आप प्रोग्राम करते रहें और नंबर्स पूरे करते रहें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। देखें मेरे लिए तो ना इनके बारे में डिबेट करना इज बियॉन्ड मी। मेरी चीज में समझ जो आए तो मैं फिर मैं बात करूँ ना। अब बाजीब जरा भी खपता रहता है कि उसको नहीं खिलाया, उसको नहीं खिलाया, उसको खिलाया। ओ भाई जी, वो सुबह उठते हैं इस ब्रेड की दाई साइड पे, वो कहते हैं आज ये खेलेगा, क्या कर सकते हो? अब हम क्या कर सकते हैं, बस ठीक है खेलने दो। ठीक होगा शेख भाई, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। आप वैसे आज बेड की किस साइड पे उठे थे? मैं आज एडमिंटन में उठा हूँ, अब जा रहा हूँ जी वैनकूवर, और वैनकूवर से फिर मैं सीधा जा रहा हूँ न्यूयॉर्क। तो मैं क्या पहले आपको बता दूं ताकि जो बेड की साइड पे, मैं शहरों की उस साइड पे उठता हूँ। बस ठीक हो गया, अल्लाह पाक आपको खैरियत से लेके जाए और आप जल्द से जल्द अपने वतन खैरियत से वापस आए। तो बाजी भाई कहना तो शेख भाई का भी ठीक है कि ये जो हम रोज बात करते हैं, उन्होंने कहा यार हम अपने प्रोग्राम में हमने कितने पैनलिस्ट चेंज किए, कोई नहीं किया, हार्डली यानी रिजल्ट्स भी ओरिएंटेट किए। कह रहा वहाँ तो हर दफा जब कोई नई सीरीज आएगी, जब कोई नया मैच आएगा, हमें ये तब्दीलियां देखने में नजर आएंगी। और गलत नहीं कह रहे, पास में भी ऐसा ही हुआ। तो कल जब मैं कह रहा था कि नाराज़गी तो आपसे है कि आप बार बार सवाल करते हैं, ऐसे वैसे ऐसे, हमें डिबेट करवा के मार देते हैं, बात तो वहीं की वहीं खड़ी हो जाती है। बात वहां क्यों खड़ी हो जाती है? अब मैं इस बात मैं लाना चाहता था आपको इस बात पे, मैं इस बात पे इसलिए लेके आना चाहता हूँ कि जब हम यहाँ पे बैठते हैं, एक और सवाल ले आया, बात तो करने थे, सवाल नहीं करना। मैं ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि जो आपका जवाब आएगा उससे ये सवाल बहुत वाजे हो जाएगा कि जवाब मेरा ये वजाहत कर देगा कि जब भी हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि शायद इन लोगों के बीच में कोई सुनवाई हो जाएगी, कोई सुन लेगा, ऐसा होगा कि इनके कानों पे जूं रेंगेगी। लेकिन उन्होंने बात कर दी कि फैसले ऐसे कर रहे हैं कि बेड की जिस साइड पे उठेगा हाँ भाई ये खेलेगा, उनके कानों पे नहीं जूं रेंग रही, वो नहीं सुनना चाहते। माइक हैसन वैसे बोलते हैं कि यार आउटसाइड नॉइज को कट करो, अगर कोई बात सही कर भी रहा है, अगर किसी बंदे की सही बात, बेशक आपको उससे 100% इख्तलाफ है, अगर उसकी बात सही है यार उसको तो पिकअप कर लो। नहीं वो ज़ाहिर है हमारी जो मतलब अंडरस्टैंडिंग है या हमारी जो सोच है या हमारी जितना लेवल है वो शायद हमारा उतना लेवल नहीं है, वो उस लेवल से बहुत आगे हैं। हम तो इधर टॉक शो करते हैं या हम तो थोड़ा डिस्कशन करते हैं, एक्चुअल प्रैक्टिकली सारा कुछ तो वो देख रहे हैं, तो उनको ज़्यादा समझ है, उनको ज़्यादा पता है कि कैसे क्रिकेट चलानी है पाकिस्तान में। अब तो बहुत ज़्यादा क्रिकेट के बहुत सारे क्रिकेट के ठेकेदार हैं जो हर वक्त आपको नज़र आते हैं, वो क्रिकेट चलाएं। हम तो इधर बैठ के बस डिस्कशन करते हैं, आपसे आप सवाल करते हैं, हम जवाब देते हैं, उसके बाद आप कोई सख्त सवाल करते हैं, हम थोड़ा सख्त जवाब देते हैं, फिर आप कोई ऐसे लूज बॉल छोड़ते हैं, फिर आप जो जरूरी हाँ। जो हमारे प्रोग्राम के लिए जरूरी है, तो फिर वो क्योंकि देखिए हम ये कोशिश करते हैं कि अगर हमारा 50 ओवर का प्रोग्राम है ना तो हम 50 ओवर पूरे खेलें। हम ये कोशिश नहीं करते कि हम 25 मिनट वापस चले जाएं। बट आपका पॉइंट वैलिड है। थैंक यू सो मच बाजी भाई फॉर बीइंग विद अस, लवली टू बी इन कन्वर्सेशन विद यू।
जाने से पहले एक छोटी सी सोच मैं अपने सभी जितने देखने वाले उनके साथ शेयर करूंगा। जब एक उस्ताद जो है वो के अंदर आता है और 30-40 बच्चों को इकट्ठे पढ़ाता है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता हो, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, उस सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग उस्ताद के पास सबसे पहले होती है। ऐसा नहीं है कि उस्ताद ने वापस जाकर फील्ड में उस सब्जेक्ट को अप्लाई करना होता है, वो बच्चे होते हैं जिन्होंने जाके वो अप्लाई करना होता है। जितना अच्छा उस्ताद होता है उतने ही अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। और इसी के ऊपर मैं अपने प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम करना चाहता हूँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, लुक आफ्टर योरसेल्व्स। और बात इतनी सी है कि अगर एक आदमी जिससे आपका इख्तलाफ है मगर वो बात ठीक कर रहा है, उसकी बात सुन लेनी चाहिए, इससे फ़ायदा ही होता है। गेम ऑन है। अल्लाह हाफिज़।